गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी की यूट्यूब कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत मैं गौरव जैन, सहायक आचार्य। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में उसे पढ़ना समझना जरूरी है। सैद्धांतिक रूप में भी वह टॉपिक हमारे प्रथम वर्ष की कक्षाओं से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं सरकार के प्रकार, एकल या एकात्मक सरकार और संघीय सरकार की। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों, एकल और संघीय में वर्गीकृत किया है। एक परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, तो दूसरी ओर संघीय सरकार वह होती है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित की जाती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि सरकार के एकात्मक स्वरूप के उदाहरण हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारों के रूप में जाना गया है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को तुलनात्मक रूप में भी यदि हम समझें तो संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, जबकि एकात्मक सरकार में एकल सरकार होती है। संघीय सरकार में प्राय लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी। संघीय सरकार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। संघीय सरकार में प्राय कठोर संविधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान कठोर हो भी सकता है या लचीला भी। संघीय सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जबकि एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी। संघीय सरकार में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है, जबकि एकात्मक सरकार में द्विसदनीय विधायिका हो भी सकती है अथवा नहीं भी। भारत के संविधान की यदि हम चर्चा करें तो भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया, देश का बृहदाकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। वैसे भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्यों के अनुसार राज्यों के संघ शब्द से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। एक, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है तथा राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। इसके साथ साथ भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित न होकर कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। एक, इसका निर्माण। दो, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग। तीन, इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। हम बात करें भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं। द्वैध राज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान भी की गई हैं। दूसरी विशेषता, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल एक लिखित अभिलेख है बल्कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। वर्तमान में इसमें 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों और उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है, अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। तीसरी विशेषता, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है।
संबलती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है वे विषय केंद्र को दिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अतः इन्हें उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। कठोर संविधान, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। इसलिए भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सामान्य स्थिति से अधिक कठोर बनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटाना। और अंतिम विशेषता, संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है किंतु केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा भी करती है।